Hello everyone, welcome back. This side Abhishri. I hope all of you are doing fine. So today मैं आप लोगों के लिए CBSE क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी की वीडियो लाई हूँ. तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं इस चैप्टर में. सो फर्स्ट वी कवर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, देन वी cover comparing the three sectors, then where are most people employed, then how to create more employment, then divisions of sectors as organized and unorganized, then how to protect workers in unorganized sector, then sectors in term of ownership, public and private sectors, and then the last, responsibilities of government. सो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में हम कवर करने वाले हैं कि कैसे हमारे इंडियन इकोनॉमी के थ्री सेक्टर्स, दैट इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, कैसे वर्क करते हैं, कैसे आपस में इंटर रिलेटेड है. सो मूविंग ऑन द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. सो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्टर. सो सेक्टर क्या है कि हम हमारी मीन्स कि एक लार्ज सेगमेंट विच वी डिवाइडेड इज नोन एज सेक्टर, राइट. सो इकोनॉमी में कैसे हम लोग सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं, तो बेसिस ऑन द सेम टाइप ऑफ सर्विसेज एंड सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स. मीन्स कि वो बिजनेस जो सेम टाइप का प्रोडक्ट या सेम टाइप की सर्विसेज शेयर कर रहा है, उस कैटेगरी ऑफ बिजनेस को हम लोग एक एक सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं. तो हमारे इंडियन इकोनॉमी का जो सेक्टर्स हैं वो थ्री सेक्टर्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड इज सेकेंडरी सेक्टर एंड थर्ड इज टर्शरी सेक्टर. सो प्राइमरी सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर इज बेस्ड ऑन फार्मिंग, इज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर. एक्चुअली इट इज बेस्ड ऑन रॉ मटेरियल, राइट. जहाँ पे हम लोग रॉ मटेरियल जनरेट कर रहे हैं बाय फार्मिंग, बाय फॉरेस्ट्री, बाय फिशिंग, बाय माइनिंग, means by doing agriculture, where we are generating raw materials is covered in primary sector. Okay, ये है हमारा प्राइमरी सेक्टर. अब सेकेंडरी सेक्टर क्या है? तो प्राइमरी सेक्टर है रॉ मटेरियल्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं, राइट. अब उन रॉ मटेरियल्स को यूज करके हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, और उसकी मैन्युफैक्चरिंग करके हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई यूजफुल प्रोडक्ट जो कि मार्केट में जाएगा, जो कंज्यूमर्स यूज करेंगे. फॉर एन एग्जाम्पल, हमने शुगर केन लिया, गन्ना लिया, गन्ने को यूज़ करके हम क्या क्या बना रहे हैं. अब गन्ना उगाना मीन्स प्रोड्यूसिंग शुगर केन इज अ पार्ट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि वो हमारे एग्रीकल्चर में आता है, राइट. अब शुगर केन रॉ मटेरियल है, उसको हम लोग फैक्ट्री में लेकर आए, ठीक. वहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया, उससे शुगर बनाया, गुड़ बनाया, कुकीज़ में वो शुगर को हम लोग यूज़ कर रहे हैं. सो वी आर मेकिंग शुगर एंड गुड़ फ्रॉम शुगर केन. अब जो शुगर और गुड़ बना वो एक आउटपुट है, एक प्रोडक्ट है जो कि हमने शुगर केन से बनाया. सो दैट इज द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट, राइट. तो जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है वो हमारा किस में आ रहा है? सेकेंडरी सेक्टर में आ रहा है. प्राइमरी क्या, ठीक. नेक्स्ट स्टेप हमारा सेकेंडरी सेक्टर में हम लाते हैं हमारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, जो रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं. नाउ come to on tertiary sector. अब tertiary sector क्या है? It's very important sector also and third sector. tertiary sector में क्या आता है कि जो भी हमने प्राइमरी एक्टिविटी या जो भी हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी हमने हेल्प करा, मीन्स कि जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुए प्राइमरी एंड सेकेंडरी के थ्रू, अब वो मार्केट में तो बन के रेडी हैं, पर मार्केट में बेचा कैसे जाएगा? समवन हु नोज हाउ टू सेल दीज प्रोडक्ट्स is also a requirement, right. means human labor, means service. अब उसे बेचेगा कौन? कोई शॉपकीपर, कोई मार्केटिंग एक्सपर्ट, राइट. तो वो कहाँ पे आएगा? मीन्स वो क्या दे रहा है? वो सर्विस दे रहा है. वो कोई गुड्स तो नहीं बना रहा, आपके फिनिश गुड्स को मार्केट में लाके आपको सप्लाई कर रहा है, यानी आपको सेल आउट कर रहा है. सो दैट पर्सन is giving their services. So services वाला पार्ट आपका आता है टर्शरी सेक्टर पे. अब उसमें सिर्फ शॉपकीपर्स और मार्केटिंग एक्सपर्ट ही नहीं, बल्कि आपके टीचर्स, डॉक्टर्स, बार्बर्स, वॉशरमैन, कॉबलर्स, लॉयर्स, there are so many people who are giving and who are providing services to the people, and that service part is come into
tertiary sector. So I hope all of you understand what is primary. Primary means generating the raw material and producing the raw material. Okay, then what is secondary? कि हम अपने जो प्राइमरी सेक्टर से जो भी रॉ मटेरियल जनरेट हो रहा है, जो भी रॉ मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम लोग मैन्युफैक्चर करके एक फिनिश गुड्स में रेडी कर रहे हैं. दैट इज इन सेकेंडरी सेक्टर. देन व्हाट इज टर्शरी? फॉर गिविंग और फॉर प्रोवाइडिंग दी सर्विसेज. हम सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पर. ओके, तो सर्विस वाला पार्ट किस में आ गया? टर्शरी सेक्टर में. Okay, so these are the three sectors of our economic activities of India. Now come on the next point, that is comparing the three sectors. अब इन तीनों sectors को हम compare कैसे कर सकते हैं? तो देखो, compare हम लोग करते हैं GDP से. What is GDP? It's gross domestic product. अब GDP से कैसे पता चलता है? GDP से ये पता चलता है जो भी सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा जीडीपी जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स व्हाट? दैट सेक्टर इज प्रोवाइडिंग अ गुड इकोनॉमिकल ग्रोथ टू अ कंट्री, राइट? अब जीडीपी है क्या और जीडीपी निकाला कैसे जाता है? तो जो हर सेक्टर में से ये कैलकुलेट किया जाता है. ओके, जो भी गुड्स, जो भी फाइनल गुड्स की वैल्यू है या जो भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, उसकी जो भी वैल्यू है हर सेक्टर में से पर्टिकुलर ईयर, हर ईयर उसका टोटल प्रोडक्शन देखा जाता है कि पूरे साल में कितने फाइनल गुड्स की क्या वैल्यू रही है, जो प्रोड्यूस हुए हैं, जो आपके दिए गए हैं, रेडी हुए, इंपोर्ट हुए, एक्सपोर्ट हुए, जो भी आपकी सर्विसेज हैं उसकी क्या वैल्यू रही है. तो पूरे साल में जो भी गुड्स और सर्विसेज जो भी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं या जो भी सर्विसेज आपकी प्रोवाइड करी जाती हैं, उनकी वैल्यू क्या है, उस वैल्यू से हम जनरेट करते हैं हमारी जीडीपी. इट्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. और ये काम कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री जीडीपी को मेजर करती है और जीडीपी से देखा जाता है कि किस सेक्टर ने कितनी अच्छी ग्रोथ दी है. सो ये इस ग्राफ से देखते हैं थोड़ा सा. तो ये ग्राफ है, कंपैरिजन है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर का बिटवीन 1973 to 1974 एंड देन डायरेक्ट 2013 to 2014. तो blue part is for primary, red is for secondary and green is for tertiary. Okay, so अगर हम 1973 and 74 का देखते हैं चार्ट, तो प्राइमरी सेक्टर लीड कर रहा है यहाँ पे. देन प्राइमरी सेक्टर के बाद सेकेंडरी एंड सेकेंडरी के बाद टर्शरी है. ओके, अब 73 एंड 74 के अकॉर्डिंग प्राइमरी एक्टिविटी ज़्यादा, ऑफकोर्स तीनों बहुत कम है, बट फिर भी अगर तीनों में कंपैरिजन किया जाए तो प्राइमरी इज मोर, राइट? बट when it comes to 2013 and 14, it's approx 40 years. तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो प्राइमरी एक्टिविटी लीस्ट हो गई है, कम हो गई है, सेकेंडरी उससे ज़्यादा है, एंड सबसे ज़्यादा ग्रोथ जिस सेक्टर की हुई है वो है हमारी टर्शरी सेक्टर, राइट? यानी कि हमारा सर्विस सेक्टर इंडिया का. अब ऐसा क्यों है, इसको थोड़ा सा समझते हैं. तो 2013-14 में हमने देखा कि टर्शरी सेक्टर एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग सेक्टर बन गया है और प्राइमरी सेक्टर जो पहले ज़्यादा था अब वो कम हो गया है और टर्शरी सेक्टर इंक्रीज हो गया. ऐसा क्यों? इंडिया में टर्शरी सेक्टर अब एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर क्यों बनता जा रहा है? इसके भी बहुत सारे मेन रीजंस है. पहला रीज़न, जैसे जैसे इंडिया ग्रो कर रहा है, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट, टेलीग्राफ सर्विसेज, पुलिस स्टेशन, कोर्ट्स, विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, ये ऐसी बहुत सारी बेसिक सर्विसेज हैं जो लोगों की ज़रूरत है, लोगों के लिए नेसेसरी है और लोगों के लिए प्रोवाइड की जा रही है. अब जितना ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा उनकी सर्विसेज, नेसेसरी सर्विसेज जो कि उनको चाहिए. तो सर्विस सेक्टर में यहाँ से ग्रोथ ज़्यादा है, राइट? टर्शरी सेक्टर यहाँ से भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है. अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट, अब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री दोनों ही डेवलप है, दोनों की ही डेवलपमेंट किसके ऊपर डिपेंड है? ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, ऐसी सर्विसेज के ऊपर. अब हमने एग्रीकल्चर में ग्रो तो कर दिया बट वी नीड ट्रांसपोर्ट, राइट? इंडस्ट्री में फाइनल गुड्स तो बन गए बट वी नीड ट्रेड, वी नीड फॉर स्पेस फॉर स्टोरेज ऑल्सो. हमें उसको सेल आउट भी करना है मार्केट में, तो इसके लिए भी तो हमें सर्विसेज चाहिए ना. सर्विस सेक्टर की ज़रूरत पड़ रही है हमें.
तो यहाँ से भी एक मेजर रीज़न है सर्विस सेक्टर का ग्रो होने का। इसके बाद अब लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ रही है, राइट। अब जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो लोगों को और सर्विसेज चाहिए होंगी। अपार्ट फ्रॉम द बेसिक सर्विस दे नीड मोर एक्स्ट्रा सर्विस फॉर लाइक ईटिंग आउट। अब अगर हम लोग कंपेयर करें पहले के मुकाबले, अभी कंपेयर करें 50 ईयर्स में या 30 ईयर्स में भी, तो ईटिंग आउट प्लेसेस बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए। न्यू रेस्टोरेंट्स, कैफेज ओपन हो रहे हैं। इसके अलावा टूरिज्म बहुत एक्सपैंड हुआ है, टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, वहाँ भी सर्विस सेक्टर जनरेट है, सर्विस जॉब्स अवेलेबल हैं, राइट। देन शॉपिंग, कुछ सी इजीली आजकल हमारे मॉल्स और शॉपिंग सेंटर्स हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स बहुत डेवलप हो चुके हैं, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स। सो दीज all other things comes in the service sector, and these all things generating these services, actually they are generating service and good services. So major reason is also कि यहाँ से भी हमारा सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा ग्रोथ ले रहा है, बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है। इसके बाद लास्ट पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम अपने पास्ट डिकेड 10 सालों से देखें, लास्ट के 10 ईयर से इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT ने बहुत अच्छा ग्रो किया है हमारे इंडिया में, एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड एसेंशियल बन गई। इतनी अच्छी तरीके से हमारे यहाँ हमारी कंट्री में IT इंडस्ट्री ग्रो हो रही है कि हम लोग बाहर के द फॉरेन कंट्रीज़ में हम लोग अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड डाटा जनरेटिंग अ वेरी गुड अमाउंट टू आवर कंट्री। एक्चुअली वी आर अर्निंग इन डॉलर्स, राइट। तो सर्विस सेक्टर हमारा यहाँ से भी बहुत अच्छा ग्रो हो रहा है, एंड इवन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स IT इंडस्ट्री जो है वो डेवलप कर रही है, जनरेट कर रही है, एंड मेजर पॉपुलेशन इज गोइंग टुवर्ड्स द IT इंडस्ट्री राइट नाउ फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पसेस। सो दीज आर द मेजर रीजन्स, 4 मेजर रीजन्स जिसकी वजह से टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा ग्रो हुआ है इंडिया में सॉरी, इतना अच्छा ग्रो हुआ है इंडिया में। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, एंड आई होप अभी तक आपको सब क्लियर हो गया होगा, राइट। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है वेयर आर मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। अभी हमने देखा कि तीनों सेक्टर हमने कंपेयर किए एंड वी नो कि टर्शरी सेक्टर अच्छा ग्रो हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि कहाँ ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर में देखें या सेकेंडरी एंड टर्शरी में देखें, तो प्राइमरी को हमने एक कॉलम में रखा है एंड सेकेंडरी और टर्शरी को हमने दोनों को एक साथ रखा है। ओके, सो प्राइमरी में देखें तो इंडिया की हाफ पॉपुलेशन, इवन मोर देन हाफ वर्कर्स जो है इंडिया के, वो प्राइमरी सेक्टर पे अभी भी डिपेंड है, मेनली एग्रीकल्चर में। पर GDP का प्राइमरी सेक्टर सिर्फ क्वार्टर दे रहा है, क्वार्टर मीन्स 1/4 पार्ट जो है GDP की ग्रोथ में वो प्राइमरी सेक्टर दे रहा है, एंड मोर देन हाफ ऑफ द पीपल किस में एंगेज है, एग्रीकल्चर में एंगेज है। वहीं अगर हम लोग सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर पे देखें बेटा, तो यहाँ पे लेस देन हाफ पॉपुलेशन जो है वो सेकेंडरी एंड टर्शरी में इंक्लूडेड है, एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर 4/5 मीन्स 4/5 जनरेट कर रहा है GDP का एंड सपोर्ट कर रहा है। सो देखा जाए तो प्राइमरी में ज़्यादा लोग हैं पर GDP ग्रोथ कम है। वहीं अगर सेकेंडरी एंड टर्शरी में देखें तो लोग कम हैं और GDP ग्रोथ ज़्यादा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेकेंडरी, प्राइमरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर, पर सेकेंडरी एंड टर्शरी में भी वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। अब बात आती है कि कैसे और एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी ऐसा, अब जो इतने सारे लोग अभी भी अगर प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में इंक्लूडेड हैं, मींस कि अगर एक फैमिली में 5 लोग हैं और पांचों लोग अगर सिर्फ एग्रीकल्चर में ही इंगेज रहेंगे एंड नो वन इज मूविंग टूवर्ड्स एनी अदर काइंड ऑफ जॉब, मींस अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है और वहाँ पे 2 लोग काम कर सकते हैं तो 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, राइट। 3 लोग और भी जगह जाके काम कर सकते हैं, पर सवाल आता है कि कहाँ, कैसे एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट होगी। और तो यही बात करते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। सो फर्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कैसे पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस टाइप की एम्प्लॉयमेंट हमें देनी है, उसको कहाँ प्रमोट करना है,
कहाँ उस टाइप की इंडस्ट्रीज एंड सर्विसेज हमें रखनी है, स्पेशली इन सेमी रूरल एरियाज। हर स्टेट और हर एरिया की अपनी एक अलग पोटेंशियल है इनकम जनरेट करने के लिए, राइट? अलग एरिया है, अलग क्लाइमेट कंडीशंस है, अलग टाइप के ऑप्शंस अवेलेबल है वहाँ पे। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि किस एरिया का क्या पोटेंशियल है और वहाँ पे कैसे हम लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं लोगों के लिए। मेनली अगर हम लोग हिल स्टेशंस जाएं तो वहाँ पे हम लोग टूरिज्म के थ्रू कर सकते हैं। कहीं हम लोग क्राफ्ट इंडस्ट्री लाइक राजस्थान, गुजरात, क्राफ्ट इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी वर्क कर रही है। इसके अलावा न्यू सर्विसेज लाइक आईटी, हम लोगों को अच्छे से पता है कि इस टाइम पे बैंगलोर, गुड़गांव आईटी हब है हमारी कंट्री का, पुणे। सो एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी प्लानिंग कमीशन के थ्रू। प्लानिंग कमीशन को हम लोग नीति आयोग भी कहते हैं। इन्होंने बताया था कि 20 लाख जॉब्स तो हम लोग सिर्फ अकेले 20 लाख जॉब्स क्रिएट कर सकते हैं इन ओनली एजुकेशन सेक्टर। सोचो, सिर्फ एजुकेशन सेक्टर में 20 लाख जॉब्स अकेले क्रिएट हो सकती हैं, तो बाकी सेक्टर्स में कितनी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं इस टाइम पे, राइट? इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था राइट टू वर्क के रिगार्डिंग। राइट टू वर्क हमारा राइट है, राइट? तो राइट टू वर्क हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग 625 डिस्ट्रिक्ट्स, इंडिया के 625 डिस्ट्रिक्ट्स में एक लॉ लाया गया था जिसका नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मीन्स MG नरेगा 2005 में। अब नरेगा 2005 के अंडर में क्या रूल था कि जितने भी रूरल एरियाज हैं, मीन्स 625 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, उनके जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे जिन लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, जो लोग बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए पूरे साल के 365 डेज में 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिक्स कर दी गई थी कि पूरे साल में उनको 100 दिनों के लिए नौकरी तो दी ही जाएगी, फॉर श्योर कि 100 डेज एम्प्लॉयमेंट उनको दी जाएगी। अब अगर 100 डेज एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट नहीं दे पाती है उन लोगों को जिन लोगों ने रजिस्टर किया था अपने आप को कि वो काम करेंगे नरेगा में, तो इफ गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी देन वो उनको उस एम्प्लॉयमेंट की जगह अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस उन लोगों को देगी जिन लोगों को वो एम्प्लॉयमेंट देने वाली थी और वो नहीं दे पाई, और कोशिश यही रहेगी कि 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट तो दी ही जाए। आइदर वहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो या कोई फैक्ट्री का काम हो, कुछ भी हो, 100 दिनों की नौकरी उनकी पक्की, 100 डेज ऑफ जॉब। बट इफ इट इज नॉट, अगर नहीं कर पाई गवर्नमेंट इतना, तो वहाँ के उन लोगों को जिनका भी नाम रजिस्टर किया गया है नरेगा में कि इनको जॉब मिलेगी, तो उनको वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देगी। ओके, तो इन कुछ मेथड्स के थ्रू गवर्नमेंट ट्राई करती है कि और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट कर सके। सो नेक्स्ट पॉइंट इज डिविजन्स ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। अब सेक्टर्स भी डिवाइडेड हैं ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज्ड में। हर जगह ऑर्गेनाइज सेक्टर से हमें समझ आ रहा है कि ऐसा सेक्टर जो ऑर्गेनाइज है, यहाँ पे काफ़ी काम रेगुलर हो रहा है, राइट? एंड अनऑर्गेनाइज से हमें समझ आ रहा है कि दैट इज नॉट रेगुलर, इट मीन्स इट्स इरेगुलर। तो ऐसा ही कुछ है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स क्या होते हैं, इसको समझते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर्स जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स है कि आपको इतने साल नौकरी करनी है या आप इतने साल करोगे, और अगर आपको जॉब छोड़नी है तो आप नोटिस दोगे, या अगर जो ओनर है कंपनी का, अगर आपको उसको निकालना है किसी एम्प्लॉय को, तो वो भी पहले प्रायर नोटिस देगा। मीन्स एवरीथिंग इज फिक्स्ड एंड एम्प्लॉयज गेट एश्योर्ड वर्क कि काम तो मिलेगा ही मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या आ जाता है, दैट इज नॉट फिक्स, नथिंग इज फिक्स। बहुत ही छोटे और स्कैटर्ड यूनिट्स होते हैं जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आपके आते हैं, और ये जर्नली गवर्नमेंट के कंट्रोल के बाहर होते हैं क्योंकि काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, अलग अलग यूनिट्स में डिवाइडेड होते हैं, और यहाँ भी कुछ भी रेगुलर नहीं होता है, रेगुलर वर्क नहीं होता है, टेन्योर यहाँ पे फिक्स नहीं होता है। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, और गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होने के कारण इसको गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट,
देन ग्रेचुइटी एक्ट, शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट्स एक्ट। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो गवर्नमेंट लगाती है सेक्टर किसी भी वर्क एरिया में, तो उनको वो फॉलो करना पड़ता है। बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर गवर्नमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल है, गवर्नमेंट के अंडर ही है ही नहीं, तो जो गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस है ये लोग वो भी फॉलो नहीं करते, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर तो है ही नहीं। देन ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब रेगुलर है, फिक्स वर्किंग आवर्स है कि 6 घंटे की नौकरी है तो हम 6 घंटे ही काम कराएंगे। अगर लोग 6 घंटे से एक्स्ट्रा काम करेंगे मीन्स इफ दे वर्क मोर, सो कंपनी उनको ओवर टाइम देगी, ठीक है, एम्प्लॉयर उनको ओवर टाइम देगा अपने एम्प्लॉयज़ को। पर वहीं अगर हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आए तो पहली बात जॉब रेगुलर नहीं है, लो पेड है और टाइम भी फिक्स नहीं है। मानो कि 7 घंटे उन्होंने कहा है कि आपको जॉब करनी है, और ऐसा भी हो सकता है कि वो आपसे बोलें कि आज काम ज़्यादा है तो आप 1 घंटा एक्स्ट्रा रुक जाओ, 2 घंटा एक्स्ट्रा रुक जाओ, कर लो, बट दे आर नॉट पेइंग यू एनी एक्स्ट्रा पेनी फॉर दिस in an organized sector. But in organized sector, if your working time is 8 hours, then it should be 8 hours. If you are exceeding 8 hours to 9 hours or 2 hours, if you are exceeding your work time, they will pay you according to your hours, according to your like how much you do overtime. So there's a major difference between organized and unorganized. Then ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में क्या होता है, वर्कर्स अपनी एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटीज लाइक वेरी दे इंजॉय एक्चुअली। क्यों? क्योंकि ऐसे कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकता ऑर्गेनाइज सेक्टर में। अगर उसको निकालना है तो उसको प्रायर 2 मंथ्स की नोटिस देनी पड़ेगी, 2 मंथ्स की नोटिस में उसको सैलरी देनी पड़ेगी और तब ताकि वो अपनी जॉब फाइंड आउट कर सके नेक्स्ट जॉब। और अगर किसी एम्प्लॉय को भी अपनी नौकरी से अपनी जॉब छोड़नी है, अपनी नौकरी छोड़नी है, तो उसको भी एम्प्लॉयर को 2 मंथ्स पहले बताना पड़ेगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देयर। देन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं है। कभी भी आपका एम्प्लॉयर आपको बोल सकता है वहां पर कि अरे मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ तुम यहाँ से। इट्स लाइक दैट, without any reason they tend to leave. But in organized they have to give the proper reason, each and everything. It is very in a very particular way, but in unorganized there's no particular way for doing anything. Then ऑर्गेनाइज सेक्टर के जो लोग हैं उनको और भी बहुत सारी बेनिफिट्स मिलती हैं अपने एम्प्लॉयर से, जैसे कि पेड लीव, हॉलीडेज की पेमेंट, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी एंड मेनी मोर थिंग्स, राइट। बट वहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं, ना ही कोई ओवर टाइम का मिलता है, ना ही कोई पेड लीव, ना ही कोई हॉलीडे लीव, इवन ड्यू टू सिकनेस ऑल्सो कि उनको कुछ नहीं मिलता, नो पे। अगर आप बीमार हो तो आपकी सैलरी कट डाउन होगी, पर ऑर्गेनाइज में ऐसा कुछ नहीं होता, दे पे एक्चुअली। देन ऑर्गेनाइज सेक्टर में मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलते हैं, इंश्योरेंस भी इवन मिलता है। फैक्ट्री मैनेजर ये इंश्योर रखता है कि आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ आपको मिलें, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, और जब आप रिटायर हो उसके बाद भी आपको पेंशन्स मिले। बट इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसी कोई भी फैसिलिटीज़ जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में अरेंज नहीं होती। वो इस बात का नहीं ध्यान रखते कि सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर है नहीं है, मेडिकल बेनिफिट्स है नहीं है, दे आर नॉट एक्चुअली नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। सो बात करते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में हम देखें तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, registered industrial workers, आंगनवाड़ी वर्कर्स, village health workers, and many more of these comes in the category of organized sector. But in an unorganized sector like shopkeeping, farming, domestic works, laboring, rickshaw pulling, and so many more jobs or categories come in this unorganized sector. So I hope all of you are that clear about organized and unorganized sectors. Okay, now comes on the next point, which is how to protect workers in unorganized sectors. तो अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर्स प्रोटेक्टेड हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं फॉर रिलेटेड एवरीथिंग, बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर्स प्रोटेक्टेड नहीं फील करते हैं, दे आर नॉट एक्चुअली सिक्योर। तो आप क्या कर सकते हैं हम उनकी सिक्योरिटी के लिए? तो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि गवर्नमेंट मिनिमम वेज रेट,
या वर्किंग आवर्स फिक्स कर सकती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी, कि लेट सपोज अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में फिक्स आवर्स वर्किंग आवर्स फिक्स किए गए हैं एंड इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग इट, सो वहाँ का भी एम्प्लॉय गवर्नमेंट से जाके कह सकता है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स ने वर्किंग आवर्स अपने फिक्स नहीं कर रखे हैं जहाँ भी वो काम कर रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जुड़े हुए हैं उनके लिए चीप लोन्स प्रोवाइड करा सकती है। देन गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड basic cheap and affordable basic services also for them like education, health, food workers के लिए। इसके अलावा गवर्नमेंट कुछ नए लॉज बना सकती है, न्यू लॉज फॉर प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम, कि अगर ओवर टाइम हो रहा है तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स को भी पे करना पड़ेगा, पेड लीव ड्यू टू सिकनेस एंड सो मेनी मोर थिंग्स विच कैन गवर्नमेंट डू फॉर टू प्रोटेक्ट वर्कर्स इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स। ओके, so now next point is sectors in terms of ownership। अब बात करते हैं, पहले हमने देखा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में 3 टाइप के सेक्टर्स पढ़े हम लोगों ने, लाइक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्जरी। देन हम लोगों ने डिवीजन पढ़ा सेक्टर्स का 2 टाइप का, एक अनऑर्गेनाइज एक ऑर्गेनाइज। नाउ अब हम लोग आते हैं ओनरशिप की बात पे, कि ओनरशिप में हम सेक्टर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो हम 2 टाइप से डिवाइड करते हैं, लाइक पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। अब पब्लिक सेक्टर मीन्स इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट और इट इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट। जितने भी एसेट्स हैं, जितनी भी सर्विसेज हैं, जो भी पब्लिक सेक्टर से दी जा रही है, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है। वहीं अगर हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स में, तो प्राइवेट सेक्टर्स में सारी ओनरशिप किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी की आती है। वो जो भी एसेट है, उनके जो भी सर्विसेज हैं, सब इंडिविजुअल्स के हाथों में। पब्लिक सेक्टर का अगर एग्जाम्पल देखें, लाइक रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, government hospitals, government schools, all are comes in public sector. But even in private sector like TISCO, Tata and Steel Company, ये आपकी प्राइवेट सेक्टर कंपनी है। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, ये भी आपकी प्राइवेट है। ऐसी और भी आपकी प्राइवेट कंपनीज है जो कि आपकी प्राइवेट सेक्टर्स में आती हैं। अब पब्लिक सेक्टर का एम क्या होता है? पब्लिक सेक्टर को सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पब्लिक वेलफेयर के लिए भी काम करना है। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट स्कूल्स है, अब गवर्नमेंट स्कूल्स आपके पब्लिक सेक्टर में आते हैं, ठीक, तो वो बच्चों की फीस नहीं ले रहे हैं, इतनी फीस बहुत बहुत मिनिमम है। इवन उससे ज़्यादा वो उनको स्कॉलरशिप या उनको स्कूल यूनिफॉर्म, उनको बुक्स के पैसे दे रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रॉफिट तो नहीं हो रहा उनको, बट स्टिल गवर्नमेंट टीचर्स की सैलरीज भी है, वो भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो उनको अच्छी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको मिड डे मील भी प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको यूनिफॉर्म, बुक्स, ईच एंड एवरीथिंग इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। ऐसा क्यों? पैसे तो ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं उनको, प्रॉफिट तो नहीं कमा रहे, बट पब्लिक वेलफेयर। सो पब्लिक सेक्टर का मेन एम पब्लिक वेलफेयर होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। बट बात करें अगर प्राइवेट सेक्टर की, तो प्राइवेट सेक्टर का मोटिव, पहला मोटिव होता है टू अर्न प्रॉफिट। इट डजंट मीन कि प्राइवेट सेक्टर लोगों के वेलफेयर के लिए काम नहीं करते हैं, बट व्हेन दे हैव मनी, व्हेन दे हैव प्रॉफिट्स, कहाँ से स्पेंड करेंगे, राइट? वो भी तो कहीं से खर्च करेंगे। तो उसके लिए उनका पहला मोटिव क्या है? अर्न प्रॉफिट्स, देन वी विल डू एनीथिंग। एंड पब्लिक सेक्टर में मेन एम क्या है? पब्लिक वेलफेयर पहले एंड प्रॉफिट्स बाद में। सो दिस इज पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देन नेक्स्ट पॉइंट एंड द लास्ट पॉइंट इज रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो वो पूरी कर रही है और जो उसे पूरी करनी भी चाहिए, दैट इज कुछ प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट की जो हम पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट, गवर्नमेंट पैसे ले रही है टैक्स के थ्रू और अदर वेज ऑफ एक्सपेंसेस, जो भी सर्विसेज गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है उसके थ्रू जो भी हम लोग उसको टैक्स पे करते हैं, वट एवर इट इज़, तो गवर्नमेंट वहाँ से मनी जनरेट करती है। अब जो गवर्नमेंट टैक्सेस से मनी जनरेट कर रही है वो कहाँ लगाएगी? पब्लिक को सर्विस देने में, राइट? जैसे गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा हैवी स्पेंड करती है कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स पे, रोड्स बनाने में, ब्रिजेस बनाने में, रेलवेज, हार्बर्स, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में, इरिगेशन सिस्टम इम्प्रूव करने में, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स लाइक डैम्स बनाने में, मोस्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स। तो ये इंश्योर करते हैं। अब
गवर्नमेंट पैसा तो यहाँ पे खर्च कर रही है, बट उसको ये भी इंश्योर करना चाहिए कि जितनी भी वो फैसिलिटीज़ जनरेट कर रही है, जो भी वो फैसिलिटीज़ लोगों को देना चाह रही है, it's very make sure by the government that it should be available for everyone. सबको वो फैसिलिटीज़ enjoy कर सकें और उनको वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो. देन अब कुछ एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट लाती है कि प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करने के लिए भी, ताकि वो अपनी प्रोडक्शन और बिजनेस और इंक्रीज करें. तो गवर्नमेंट ऐसी भी कुछ एक्टिविटीज़ कर रही है, ऐसी कुछ लॉज और रूल्स लाई है, ऐसी कुछ स्कीम्स चलाती है जिससे प्राइवेट सेक्टर को भी एक इनकरेजमेंट मिले. लाइक स्टार्टअप्स हैं इस टाइम पे जो ग्रो हो रहे हैं, तो स्टार्टअप्स को फंडिंग कर रही है गवर्नमेंट, ताकि जो इंडिया के स्टार्टअप्स है, जो मेक इन इंडिया थीम है, वो और अच्छे से ग्रो हो, हमारा इंडिया इंडिपेंडेंट बन, आत्मनिर्भर बने. देन गवर्नमेंट इन इंडिया बाइज वीट एंड राइस फ्रॉम फार्मर्स. अब हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है कि फार्मर से वीट एंड राइस खरीदती है, जो भी वो फेयर प्राइस सेट करते हैं गवर्नमेंट, उस फेयर प्राइस पे वो खरीदती है, और फार्मर से खरीद के उसको कम पैसों में राशन शॉप्स के थ्रू कंज्यूमर्स को देती है, यानी कि पब्लिक को प्रोवाइड कर रही है, जो पब्लिक आपकी बेसिकली बिलो पॉवर्टी लाइन है, लाइक बीपीएल. अब वो लोग तो इतना महंगा नहीं खरीद सकते, तो उनको कम पैसों में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है थ्रू राशन शॉप्स. तो इससे गवर्नमेंट क्या कर रही है कि फार्मर्स को भी सपोर्ट कर रही है और कंज्यूमर्स को भी सपोर्ट कर रही है. फार्मर्स को कैसे सपोर्ट कर रही है? उनकी जो भी वीट एंड राइस है, उनकी जो भी प्रोडक्शन है, उसको वो बाय कर रही है एट फेयर प्राइस, ताकि फार्मर्स को कोई भी नुकसान ना हो, मार्केट में जाके उसको अपना सामान कम पैसों में ना बेचना पड़े. तो गवर्नमेंट सारा सामान उससे फेयर प्राइस में खरीद लेती है. ठीक, उसके बाद जो कंज्यूमर्स हैं, अब उनको तो उतने पैसे में नहीं दे सकती, बिकॉज दे आर नॉट इन अ कंडीशन टू बाय ऑल दीज थिंग्स एट दैट सेम प्राइस. तो गवर्नमेंट कम पैसों में राशन शॉप्स के थ्रू उन लोगों को, उन कंज्यूमर्स को वो वीट एंड राइस एंड मेनी मोर थिंग्स वो प्रोवाइड कर रही है, ताकि उनको ईजिली कम पैसों में वो सामान मिल जाए. तो इसके थ्रू वो दोनों को सपोर्ट कर पा रही है, लाइक फार्मर्स एंड कंज्यूमर्स बोथ. अब प्रॉपर स्कूल्स चला रही है गवर्नमेंट स्कूल्स अच्छे से वर्क हो रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन पे काम हो रहा है. गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है कि एजुकेशन की क्वालिटी कैसे इम्प्रूव रखनी चाहिए, नए नए प्रोग्राम्स ला रही है एजुकेशन को इम्प्रूव करने में. इसके अलावा हेल्थ पे काफ़ी फोकस हो रहा है, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे बहुत ध्यान दे रहा है. अच्छे अच्छे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ओपन हो रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स आ रही हैं ताकि सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल पाए. तो ये सब ड्यूटीज़ हैं गवर्नमेंट के, गवर्नमेंट आर कंप्लीटिंग देयर ड्यूटीज़ ऑल्सो, राइट. इसके अलावा गवर्नमेंट को अब ये भी ध्यान देना चाहिए, नीड टू पे अटेंशन ह्यूमन डेवलपमेंट पर. ये सब तो गवर्नमेंट दे ही रही है, पर थोड़ा सा ह्यूमन डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए, जैसे कि सेफ ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग फैसिलिटीज़ पुअर पीपल के लिए, उनके फूड, उनके न्यूट्रिशन के लिए. एंड सबसे ज़्यादा ध्यान कहाँ पे देना है, और गवर्नमेंट दे भी रही है और देना भी चाहिए, हमारे कंट्री के सबसे पुअरेस्ट एंड इग्नोर्ड एरिया ऑफ अ कंट्री, इग्नोर्ड रीजन्स, जहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा था वहाँ पे ध्यान देना चाहिए. जहाँ पे बहुत गरीब लोग हैं, पॉवर्टी लाइन से बहुत नीचे हैं लोग, एम्प्लॉयमेंट नहीं है, उन पे फोकस करना चाहिए कि उनको कैसे हम लोग आगे ला सकते हैं और कैसे इक्वालिटी की तरफ टुवर्ड्स हम लोग उनको ला सकते हैं. सो दैट आर द बेसिक प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट. कुछ गवर्नमेंट पूरी कर रही है ऑलरेडी, दे आर गवर्नमेंट इज डूइंग इट्स वर्क, एंड कुछ गवर्नमेंट को और अच्छा करना चाहिए. सो दैट्स ऑल द चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है, सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, जिसमें हम लोगों ने हमारे सारे पॉइंट्स को कवर आउट कर लिया है. सो इफ़ यू guys have any doubt, any kind of doubt regarding this chapter, please comment us. मैं आपका डाउट ज़रूर क्लियर करूँगी. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, कि आप लोगों ने इतने पेशेंसली मेरी वीडियो देखी और आपने सुना. आई होप सबको समझ आया हो चैप्टर. इसके बाद जैसे कि हर चैप्टर के बाद एक कुछ क्वेश्चंस मैं लाती हूँ, तो कुछ क्वेश्चंस की एक वीडियो आएगी इसी चैप्टर के बेसिस पे. आप लोग प्लीज़ उसको देखना, आपके बोर्ड्स में काफ़ी हेल्प आउट होगा वो.
So thank you everyone for watching me. Thank you. Take care. Bye bye.